हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी बाय एमसीक्यू में। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारी एमसीक्यू सीरीज चल रही है। क्लास 11th की बुक है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, और इसके अभी तक हमने 6 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, और अभी अपना चल रहा है चैप्टर 7, जिसका नाम है भू आकृतियाँ तथा उनका विकास। तो आज हम देखने वाले हैं हिमनद के द्वारा निर्मित जो स्थल रूप है उनके बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन है, गंगा मूलतः भागीरथी एवं अलकनंदा का संगम है। निम्न में से किस स्थान पर यह संगम होता है? ऑप्शन ए है देवप्रयाग, बी है रुद्रप्रयाग, सी है कर्णप्रयाग, डी है हरिद्वार। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा इसका? देखो एक बार इसको, इन सबको ही एक छोटे से मतलब डायग्राम के माध्यम से देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है कि दो जल धाराएं होती हैं। एक तो है धौली गंगा, धौली गंगा, ठीक है, और एक है विष्णु। ये दोनों जल धाराएं मिलकर के किसका निर्माण करती हैं? ये बनाती हैं अलकनंदा, अलकनंदा। ठीक है, जिस स्थान पर धौली गंगा और विष्णु का संगम होता है वो स्थान है, वो संगम क्या कहलाता है? ये है जोशीमठ। ठीक है, और इसी को कहा गया है विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग। ठीक है, और जब अलकनंदा में देखो, ये जो जलधारा है, ये जो नदी है, अब ये कहलाती है अलकनंदा। और जब अलकनंदा में एक और नदी आकर मिलती है, कौन सी नदी मिलती है? पिंडार नदी। ठीक है, जब अलकनंदा में पिंडार नदी का संगम होता है तो ये संगम क्या, ये कौन सा क्षेत्र है? ये है कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग। ठीक है, और जब अलकनंदा में आगे चलकर अलकनंदा में एक और नदी मिलती है, उसका नाम है मंदाकिनी, मंदाकिनी नदी। और जब मंदाकिनी का संगम अलकनंदा में होता है तो ये कौन सा प्रयाग होगा? ये कहलाएगा रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग। ठीक है, तो कर्णप्रयाग में हुआ पिंडार नदी का संगम और रुद्रप्रयाग में होगा मंदाकिनी नदी का संगम। ठीक है, अब ये अलकनंदा ही चल रही है। ठीक है, और जब अलकनंदा नदी में भागीरथी का संगम होता है, भागीरथी का संगम होता है, तो अलकनंदा और भागीरथी मिलकर आगे एक गंगा नदी के नाम से बहती है। ठीक है, गंगा नदी के नाम से आगे प्रवाहित होती है। तो भागीरथी का और अलकनंदा का संगम कहाँ होगा? ये होगा देवप्रयाग में, देवप्रयाग में। ठीक है, और गंगा नदी अब मैदान में प्रवेश करती है। कहाँ प्रवेश करेगी? ये करेगी हरिद्वार में, हरिद्वार में मैदानों में प्रवेश करती है। तो आपको इस डायग्राम से अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले क्या होता है कि धौली गंगा और विष्णु प्रयाग, जो दो जलधाराएं मिलकर के अलकनंदा नदी का निर्माण करती हैं। और धौली गंगा विष्णु का संगम होता है जोशीमठ या विष्णु प्रयाग में। उसके बाद में अलकनंदा में जब पिंडार नदी आकर मिलती है तो वो स्थान होगा कर्णप्रयाग। आगे चलकर जब अलकनंदा में मंदाकिनी नदी आकर मिलती है तो वो स्थान होगा रुद्रप्रयाग। ठीक है, और जब आगे चलकर अलकनंदा नदी में भागीरथी नदी आकर मिलती है तो वो कौन से स्थान पे मिलेगी? ये मिलेगी, इसका संगम होगा देवप्रयाग में। ठीक है, अलकनंदा और भागीरथी मिलकर के आगे गंगा नदी के नाम से प्रवाहित होती है। और गंगा नदी मैदानों में कहाँ प्रवाहित होगी, मतलब कहाँ प्रवेश करती है सबसे पहले मैदान में? ये करती है हरिद्वार में। तो आई होप इसका आंसर आप अच्छे से अब लगा सकते हैं कि गंगा मूलतः भागीरथी और अलकनंदा का संगम कौन सा स्थान है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौगोलिक रूप से गंगोत्री हिमनद के अग्रभाग गोमुख से किस नदी का प्रादुर्भाव हुआ है? ऑप्शन ए है गंगा, बी है देवप्रयाग, सी है भागीरथी, डी है अलकनंदा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? गंगोत्री हिमनद से किसका प्रादुर्भाव हुआ है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका, भागीरथी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमनद के पिघलने से निम्न पहाड़ियों व अन्य निक्षेपित स्थल रूपों वाला एक विस्तृत समतल क्षेत्र होता है। ऑप्शन ए है संप्राय मैदान, बी है हिमोड, सी है हिमानी धोत मैदान, डी है एस्कर। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा इसका? पहला देखते हैं, संप्राय मैदान। देखो संप्राय मैदान तो नहीं होगा, क्योंकि संप्राय मैदान का निर्माण होता है नदी के द्वारा, ना कि हिमनद के द्वारा। तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा इसका। बी है हिमोड। हिमोड क्या होते हैं? इनको कहा जाता है मोरेन भी कहा जाता है। ठीक है, हिमोड को क्या कहा जाता है? इनको मोरेन भी कहा जाता है। हिमोड क्या होते हैं? ये हिमनद जब अपने साथ
लाए गए अवसादों का निक्षेपण करते हैं। ठीक है, ये मतलब अवसाद है, हिमनद के साथ जो अवसाद आते हैं, रेत, बजरी, कंकड़, पत्थर, उन सब का निक्षेपण क्या कहलाता है? वो कहलाता है हिमोड। ठीक है, तो ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा इसका। सी है हिमदोत मैदान। देखो हिमदोत मैदान का निर्माण कैसे होता है? जैसे कोई ये पहाड़ी क्षेत्र है या कोई पर्वत है, ठीक है, तो क्या होता है कि जो इसका शीर्ष भाग है, यहाँ पर बर्फ़ का जमाव होता है और बर्फ़ भारी होकर, हैवी होकर क्या होता है इसका, ये ढलान के सहारे नीचे आने लगती है। ठीक है, तो जो पहाड़ी क्षेत्र का जो ढलान वाला क्षेत्र है, यहाँ पर हिमनद क्या करते हैं, यहाँ अपरदनात्मक स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं, और जैसे जैसे ये हिमनद नीचे की ओर आते जाते हैं, निम्न ढलान वाले क्षेत्रों में आते जाते हैं, वैसे वैसे क्या होता है, देखो जो ढलान वाला क्षेत्र है यहाँ तो हिमानी परिक्रम कार्य करता है। ठीक है, और जैसे जैसे ये नीचे की ओर आते जाते हैं निम्न ढलान वाले क्षेत्रों में, तो हिमानी और जलोढ़, ठीक है, हिमानी और जलीय परिक्रम दोनों क्रियाशील हो जाते हैं। तो जैसे ही परिक्रम क्रियाशील होता है तो निक्षेपण का कार्य स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसके बाद में क्या होगा, यहाँ पे निक्षेपण से निर्मित स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या होता है कि आगे चलकर जो हिमनद है वो धीरे धीरे पानी में बदलने लगते हैं, पिघलने लगते हैं, और जो पानी के साथ में जो हिमनद अपने साथ अवसाद लेकर आता है, वो अवसाद अब पानी के साथ आगे की ओर बहने लगते हैं। तो स्टार्टिंग में तो क्या होता है, जो बड़े अवसाद के कण होते हैं वो जमा होते हैं, और धीरे धीरे जो महीन चिका मिट्टी, क्ले, इस टाइप के जो छोटे कण होते हैं वो आगे की तरफ, पानी के साथ आगे की तरफ ऐसे इनकी एक चादर सी जमा हो जाती है। ठीक है, ये एक समतल मैदान के ऊपर ऐसे जम जाते हैं, तो उनको कहा जाता है हिमानी धोध मैदान, आउट ऑफ प्लेन। ठीक है, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। इसमें है हिमनद पिघलने से निम्न पहाड़ी व अन्य निक्षेपित स्थल रूपों वाला एक विस्तृत समतल क्षेत्र क्या कहलाएगा? हिमानी धोध मैदान। एस्कर क्या है? ये भी निक्षेपण से बनता है, इसको हम आगे देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हिमनद द्वारा निर्मित अपवर्तित स्थल रूप नहीं है। ऑप्शन ए है एस्कर, बी है सर्क, सी है अरेत, डी है हॉर्न। तो कौन सा स्थल रूप है जो हिमनद के अपरदन से निर्मित नहीं है, यानी निक्षेपण से निर्मित है? तो ऑप्शन ए है एस्कर। तो ए ही इसका सही हो जाएगा। कैसे? एस्कर जो है अपरदन से निर्मित नहीं है, ये है हिमनद के निक्षेपण से निर्मित है। ठीक है, तो इस एस्कर का निर्माण कैसे होता है ये हम आगे के क्वेश्चन में देखेंगे। अभी यहाँ पूछा है कि हिमनद के द्वारा निर्मित अपवर्तित स्थल रूप। तो अपवर्तित स्थल रूप कौन कौन से हैं? सर्क है, अरेत है और हॉर्न है। तो इनको देख लेते हैं, सर्क का निर्माण कैसे होता है, अरेत का कैसे होता है और हॉर्न का निर्माण कैसे होता है। जैसे साइड के डायग्राम में दिया हुआ है, एक बार हम इसको छोटे से डायग्राम के माध्यम से यहाँ समझ लेते हैं कि जैसे क्या है कि एक पहाड़ी है, ठीक है, एक पर्वत है, तो उस पर क्या होता है कि जो इसका शीर्ष भाग है, यहाँ पर बर्फ़ जमने से बर्फ़ हैवी हो जाती है, और हैवी होने के कारण गुरुत्वाकर्षण बल के कारण और पृथ्वी जो पहाड़ है उसकी ढाल प्रवणता के कारण, यानी इसके ढाल के कारण नीचे की ओर खिसक कर आने लगती है। ठीक है, हिमनद के रूप में नीचे प्रवाहित होने लगती है। तो उससे क्या होता है कि यहाँ पर अनेक जो पहाड़ है इसके ढलान वाले क्षेत्र पर अनेक अपरदनात्मक स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, यानी जो बर्फ़ है, जो हिमनद है, वो अपरदित करते हुए अनेक स्थल रूपों का निर्माण करती हैं, और उसी में एक आता है सर्क। तो सर्क का निर्माण कैसे होता है? देखो कई बार क्या होता है कि जैसे ये पहाड़ है, ठीक है, तो इसके रास्ते में मतलब कहीं भी चट्टानी क्षेत्र में कोई क्रैक्स जैसा बन जाता है, तो उससे क्या होता है कि जो ये हिमनद प्रवाहित हो रहा होता है, इसका पानी इन दरारों में भर जाता है। तो उसके बाद क्या होता है कि जब भी रात्रि में या फिर शीतकाल में जो ये दरारों में पानी भरा है, ये जमकर बर्फ़ बन जाता है, और जिससे क्या होगा, यहाँ पर इसका आयतन बढ़ने लगता है। तो आयतन बढ़ेगा, उसके बाद में जो ये चट्टानें हैं इनको धीरे धीरे ये बर्फ़ तोड़ने लगती है, चट्टानों को छोटे छोटे कणों में तोड़ने लगती है। उसके बाद में क्या होता है कि जो ये क्रैक्स बने हुए थे, यहाँ पे जो ये दरारें बनी हुई थी, ये थोड़ा और अपना रूप बढ़ा लेती हैं अपरदन के कारण। ठीक है, तो उससे क्या बनता है, ऐसे एक खांची जैसी यानी एक कुर्सी जैसी संरचना बन जाती है।
तो उन्हीं को कहा जाता है सर्क। देखो हम साइड के डायग्राम में भी देख रहे हैं, ठीक है, जैसे ये पहाड़ है और हिमनद के अपर्दन से ऐसे ये आरामदायक कुर्सी जैसी संरचनाएं बन जाती हैं, जिनको यहाँ कहा गया है सर्क। तो समझ में आ गया होगा सर्क का निर्माण कैसे हुआ है। दूसरा है अरेत। देखो अरेत का निर्माण कैसे होता है, जब किसी पहाड़ पर, ठीक है, किसी माउंटेन के स्लॉप पर सर्क एक सरल रेखा में बनते हैं, जैसे ये माउंटेन है, ठीक है, तो इस पे सर्क एक सीधी रेखा में बहुत सारे सर्क बन जाते हैं। जैसे ये सर्क बन गया, ऐसे सर्क बन गया, ऐसे सर्क बन गया, ऐसे सर्क बन गया। ऐसे ही जो पहाड़ है उसके पीछे की साइड में भी बहुत सारे सर्क बन जाते हैं। तो उससे क्या होगा कि नदी जो हिमनद है अपर्दन के द्वारा मतलब यहाँ अपर्दन करती रहती हैं और पीछे की तरफ खिसकती जाती है। तो ऐसे खिसकते खिसकते पीछे से ये वाले सर्क खिसकेंगे, आगे से इधर से भी ये वाले सर्क पीछे की ओर खिसकते जाते हैं। तो उससे क्या होता है, लास्ट में एक तीक्ष्ण कटक, देखो हम डायग्राम में देख पा रहे हैं, जैसे यहाँ पर अनेक सर्क जो है पीछे की तरफ खिसकते गए और एक लास्ट में एक तीक्ष्ण कटक जैसी संरचना हमें देखने को मिलती है, उसी को कहा है अरेत। ठीक है, तो अरेत का निर्माण कैसे होता है कि सर्क के समानांतर पश्चगमन के कारण किसका निर्माण होता है, ये होता है अरेत का। ठीक है, इसके बाद में हॉर्न का निर्माण कैसे होगा, जैसे ये कोई पहाड़ है तो जब इसके चारों तरफ सर्क बन जाते हैं, जैसे यहाँ भी सर्क बन गया, इधर भी सर्क बन गया, इधर भी सर्क बन गया और पीछे की तरफ भी सर्क बन गया, तो बीच में एक हॉर्न जैसी यानी सींग जैसी संरचना हमें दिखाई देती है, उसको कहा गया है हॉर्न। जैसे हमने देखा है जो आल्प्स पर्वत है उसका प्रसिद्ध हॉर्न है मैटर्न हॉर्न। ठीक है, ये कहाँ है, ये है स्विट्जरलैंड में। तो आपको समझ में आ गया होगा सर्क, अरेत और हॉर्न का निर्माण कैसे होता है। और जैसे हम यहाँ इधर साइड में डायग्राम में भी देख पा रहे हैं, ये है सर्क, ये जो कटक हमें दिख रहे हैं ये सभी हैं अरेत, और जो बीच में एक संरचना हमें खड़ी संरचना दिखाई दे रही है वो है हॉर्न। ठीक है, जब सर्क में क्या होता है, कई बार जो सर्क है इनमें बर्फ़ के पिघलने से पानी भर जाता है, मतलब इन सर्क के तली में गर्त जैसी संरचनाएं बन जाती हैं, और जब इन गर्तों में हिमनद का पानी भर जाता है तो ये झील जैसी संरचनाएं बना लेते हैं, तो उनको कहा जाता है सर्क झील या टॉर्न झील। तो जो हम ये देख पा रहे हैं ये है सर्क झील या टॉर्न झील। ठीक है, और जब ये टॉर्न झील, सर्क झील बहुत सारी संख्याओं में, मतलब ऐसे एक लाइन में बन जाती हैं, तो उनको कहा जाता है पेटरनॉस्टर लैक्स, झील माला झील। तो आपको ये समझ में आ गया होगा टॉर्न क्या है, हॉर्न क्या है, अरेत क्या है, सर्क क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हिमनदों के अपर्दन से निर्मित स्थल रूप है। ऑप्शन ए है युआकार घाटी, बी है लटकती घाटी, सी है फ्योर्ड, डी है उपरोक्त सभी। तो कौन सा स्थल रूप है जो हिमनद के अपर्दन से निर्मित है। देखो हमने लास्ट के क्वेश्चन में देखा है सर्क है, अरेत है और हॉर्न है। उसके अलावा भी और भी स्थल रूप हैं, जैसे युआकार की घाटी है, लटकती घाटी है और फ्योर्ड है। ये सब भी हिमनदों के अपर्दन से निर्मित स्थल रूप हैं। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं युआकार की घाटी और लटकती घाटी फ्योर्ड का निर्माण कैसे होता है। जैसे हमने लास्ट के क्वेश्चन में ये डायग्राम देखा है। ठीक है, क्या होता है कि जब बर्फ़ उच्च ढलानों से निम्न ढलानों की ओर प्रवाहित हो रही होती है तो धीरे धीरे जलीय परिक्रम प्रक्रिया भी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, जलीय परिक्रम भी स्टार्ट हो जाता है। देखो ऊपर होता है तब तो क्या होता है, हिमानी परिक्रम क्रियाशील होता है, और जैसे जैसे नीचे आती जाती है तो घर्षण के कारण और नीचे की तरफ ताप में वृद्धि के कारण जो हिमानी है वो नीचे से धीरे धीरे पिघलना शुरू कर देती है और यहाँ पे जलीय परिक्रम भी स्टार्ट हो जाता है। उससे क्या होता है कि जो हिमानी है वो पूरी तली को, मतलब अपनी तल में अपर्दन ज़्यादा ना करके पार्श्व अपर्दन अधिक करती है, यानी लंबवत अपर्दन कम करती है हिमानी और जो क्षैतिज अपर्दन है वो अधिक करती है। उससे क्या होता है कि जो ये घाटी एक यू आकार की घाटी का निर्माण होता है। ठीक है, ये पुरानी घाटी है यू आकार की घाटी, और जैसे नदी कोई मुख्य नदी होती है उसमें सहायक नदियाँ आकर मिलती हैं, वैसे ही जो यू आकार की घाटी है ये हिमनद के द्वारा निर्मित घाटियाँ हैं, उनमें भी अनेक हिमनद आकर मिलते हैं, उससे नई यू आकार की घाटियों का निर्माण होता है।
तो जो ये नई यू आकार की घाटी है ये पुरानी वाली यू आकार की घाटी से कम गहरे होते हैं। तो इससे ऐसा प्रतीत होता है जैसे ये घाटियाँ इसमें लटक रही हों। तो इनको कहा जाता है हैंगिंग वैली या फिर लटकती घाटियाँ। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा यू आकार की घाटी कैसे बनती है और लटकती घाटी का निर्माण कैसे होता है। एक है फ्योर्ड तट। देखो फ्योर्ड तट का निर्माण कैसे होता है। तो फ्योर्ड तट का निर्माण कैसे होगा। फ्योर्ड तट देखो क्या होता है कि कुछ पर्वत हैं जिनमें सी लेवल और जो आइस लाइन है उसमें बहुत अधिक दूरी अंतर होता है। जैसे अपना हिमालय है, ठीक है, हिमालय है तो इसका जो हिम रेखा है वो देखेंगे तो लगभग 3,500-4,000 फीट के आसपास है। और जो सी लेवल है अपना वो कोलकाता के आसपास में, मतलब इन दोनों जो आइस लाइन है, ठीक है, आइस लाइन और जो सी लेवल है इन दोनों में बहुत ज़्यादा दूरी है। तो उससे क्या होता है कि इन क्षेत्रों में किस प्रकार की स्थलाकृतियाँ बनती हैं। यहाँ जो है हिमनद के द्वारा भी, जो हिमालयी क्षेत्र है वहाँ हमें हिमनद के द्वारा निर्मित स्थल रूप भी देखने को मिलते हैं। और नीचे आने पर जब हिमनद पिघल जाते हैं तो नदी के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, तो जो नदियों के द्वारा निर्मित स्थल रूप भी हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर हमें बहुत सारी स्थलाकृतियाँ देखने को मिलती हैं। तो ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पर यानी कुल मिला के देखा जाए तो जो निम्न अक्षांश वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ पर फ्योर्ड तट हमें कभी भी देखने को नहीं मिलते। तो ये फ्योर्ड तट कहाँ मिलते हैं, ये मिलते हैं जहाँ पे आइस लाइन है ना, हिम रेखा और जो समुद्र तल है उसके बीच की दूरी बहुत कम हो, लगभग 100-200 फीट के आसपास। ठीक है, वहाँ हमें फ्योर्ड तट देखने को मिलते हैं। जैसे इनका सबसे अच्छा उदाहरण है नॉर्वे का जो स्कैंडिनेविया पर्वत है उसमें हमें फ्योर्ड तट देखने को मिलते हैं। एक तो नॉर्वे जो है वो आर्कटिक के आसपास है, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि उनके सी लेवल और जो आइस लाइन है उनमें बीच का अंतर बहुत कम होता है। उससे क्या होगा कि जो हिमनद पिघल कर आ रहे होते हैं वो अपनी प्रक्रिया को पूरा नहीं कर पाते। क्या होता है कि यहाँ पर जब नीचे उतर ही रहे होते हैं हिमनद ढलानों से, तो यहाँ सिर्फ अपरदनात्मक स्थलाकृतियों का ही निर्माण होता है, निक्षेपण से निर्मित स्थलाकृतियों का निर्माण नहीं होगा। तो क्या होता है जब ये बर्फ़ की सिल्ली ऐसे लुढ़क के आ रही होती है, सड़क के नीचे आ रही होती है, तो अपने भार के कारण क्या होता है जो रास्ते में चट्टानें आती हैं उनको तो काटती ही काटती हैं, साथ ही साथ यहाँ आकर जो है इसमें जो समुद्र है, ठीक है, इसमें आकर नीचे धंस जाती हैं और यहाँ पर एक गर्त के जैसा निर्माण करती हैं। तो क्या होता है कई बार सी लेवल बढ़ने के कारण इन गर्तों में पानी भर जाता है। तो ये वाला जो क्षेत्र है, ये जो तट का निर्माण होता है उसको कहा जाता है फ्योर्ड तट। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा फ्योर्ड तट का निर्माण कैसे होता है कि जहाँ पर सी लेवल और हिम रेखा की जो बीच की दूरी है बहुत कम होती है, वहाँ पर होता है फ्योर्ड तट का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमनद द्वारा अपरदित गहरे लंबे व चौड़े गर्त जिनकी दीवार तीव्र ढाल वाली सीधी या अवतल होती है कहलाते हैं। ऑप्शन ए है अरेत, बी है कोल, सी है सर्क, डी है हॉर्न। तो हमने अभी लास्ट के क्वेश्चन में इसको देखा है कि जो हिमनद द्वारा अपरदित गहरे लंबे और चौड़े गर्त होते हैं, ठीक है, और उनकी दीवारें तीव्र ढाल वाली होती है, सीधी या अवतल होती है, तो उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है ऑप्शन सी सही हो जाएगा सर्क। ठीक है, ये आरामदायक कुर्सी की तरह हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, आरामदायक कुर्सी की भांति होते हैं। तो हमने लास्ट के क्वेश्चन में देखा है कि अरेत का निर्माण कैसे होता है और सर्क का निर्माण और हॉर्न का निर्माण कैसे होता है। और यहाँ पे एक और शब्द आया है कोल। तो कोल का निर्माण कैसे होता है, जैसे ये पर्वतीय क्षेत्र है कोई, ठीक है, ये पर्वत है तो इसके एक साइड में सर्क बनना शुरू होते हैं, ठीक है, ऐसे ही दूसरी साइड में भी सर्क बनना शुरू हो जाते हैं। तो ये दोनों सर्क पीछे की तरफ खिसकते खिसकते क्या होता है, अपरदन करते करते ये दोनों आपस में मिल जाते हैं, ठीक है, और इनके बीच में एक ऐसे छिद्र जैसा बन जाता है। तो उसको कहा जाता है, जो आर पार हमें छिद्र दिखाई देता है उसको कहा जाएगा कोल। ठीक है, जैसे हम पढ़ते हैं इंदिरा कोल, इसका सबसे बेस्ट उदाहरण है अपने इंडिया का इंदिरा कोल। ठीक है, कहाँ है, J&K में। तो आपको समझ में आ गया होगा कोल क्या है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमनद के पिघलने से सर्क की तली में जल भर जाने से कौन सी झील का निर्माण होता है? ऑप्शन ए है सर्क झील, बी है टॉन झील, सी है ए और बी दोनों, डी है ना ही ए और ना ही बी। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका? हिमनद के पिघलने से सर्क की तली में जल भर जाने से कौन सी झीलों का निर्माण होता है? अभी हमने लास्ट के क्वेश्चन में देखा है, जो सर्क होते हैं उनकी तली में गहरे गर्त बन जाते हैं, ठीक है। अपरदन के द्वारा गर्तों का निर्माण होता है और इन गर्तों में पानी भर जाता है, तो उनको कहा जाता है सर्क झील या फिर टॉर्न झील। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है और बाकी के क्वेश्चन हम आगे के वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।